बच्चों, आज हम कर रहे हैं लेक्चर 139। हम कर रहे हैं एसएस में आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है। सो कल हमने देखा था कि अलग अलग पॉलिटिक्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्लोगन के साथ आती हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं वो उनका जो होता है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है। ठीक है। तो अभी देखो पार्टीज क्या क्या करती हैं खुद को प्रमोट करने के लिए, हमने वो देखा। अभी कुछ रूल्स हैं जो कि पार्टीज को नहीं करने हैं। ठीक है। मतलब इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ रूल्स हैं जो उनको नहीं करने हैं। भाई कुछ रूल्स हैं कि उन्हें वो क्रॉस नहीं करने हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। हमारे इलेक्शन लॉ के हिसाब से, जो हमारा इलेक्शन का नियम है उसके हिसाब से कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब वो ब्राइब नहीं कर सकता है। ब्राइब का मतलब रिश्वतखोरी, थ्रेटन मतलब धमका नहीं सकता है। अपील टू डैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कोई किसी से धर्म के नाम पे या अपनी जो कहते हैं ना कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट्स नहीं मांग सकता है कोई। मतलब जैसे कोई नेता है वो खड़ा हो गया तो कहे देखो मेरे को वोट दो, मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण हो, तो वो गलत है। हमारा इलेक्शन लॉ इसको मना करता है। नो पार्टी, ये नहीं कर सकते हो। किसी को आप ब्राइब नहीं कर सकते हो, रिश्वत नहीं दे सकते हो कि मैं तेरे को पैसे देता हूँ तो वोट मुझे डालना। कोई किसी को धमका नहीं सकता है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, कोई भी मतलब गवर्नमेंट रिसोर्स यूज नहीं कर सकता है। भाई गवर्नमेंट रिसोर्स का मतलब भाई गवर्नमेंट की गाड़ियां वगैरह भाई होती है ना, भाई इनको प्रमोशन के लिए चाहिए होता है तो गवर्नमेंट की गाड़ियां वगैरह यूज करते, वो नहीं कर सकते। ठीक है। प्रमोशन के लिए उनको खुद का ही व्हीकल यूज करना है। मतलब गवर्नमेंट व्हीकल्स ही नहीं, कोई भी रिसोर्स गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी हो यूज नहीं कर सकते। स्पेंड मोर देन ₹70 lakh in a constituency for a Lok Sabha election और ₹28 lakh in a constituency in an assembly election। कोई भी पार्टी या कैंडिडेट 70 लाख से ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक सीट पे 70 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता है लोकसभा इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शन है उसमें 28 लाख से ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे खर्चा नहीं कर सकता है। इसके अलावा इन सारे लॉस के अलावा ये 4 लॉस मानने हैं सारी पार्टीज को। किसी को ब्राइब नहीं करना है, किसी से अपील नहीं करनी है, वोट नहीं मांगते इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज नहीं यूज करने हैं, 70 लाख से ज्यादा या 28 लाख से ज्यादा मतलब नहीं यूज करने हैं पैसे किसी भी इलेक्शन में। मतलब अगर लोकसभा का है तो 70 लाख और असेंबली इलेक्शन है तो 28 लाख, एक सीट के ऊपर खर्चा नहीं करना है। और इसके अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इलेक्शन के कुछ रूल्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन के रूल्स। तो कौन से रूल्स? अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इन रूल्स के हिसाब से कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। मतलब कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट जो है धर्मस्थल, किसी धर्मस्थल पे जाके अपना प्रमोशन नहीं कर सकता है। वर्शिप मतलब भाई मंदिर में या मस्जिद में, गुरुद्वारे वगैरह में आप वहां जाके अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दूसरा रूल है कि भाई कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं यूज कर सकता है, गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट्स, उनके ऑफिसर्स नहीं यूज कर सकता है अपने इलेक्शंस के लिए। ठीक है। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any projects। भाई कोई जो समझो इलेक्शन अनाउंस हो गया कि अभी इस डेट पे इलेक्शन है, तो कोई मिनिस्टर क्या करते हैं कि उनका नाम हो ना तो अचानक से कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं कि भाई मैं ये सड़क बनवा रहा हूँ, मैं ये ब्रिज बनवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बेवकूफ बनाने की बात हुई ना। आप 5 साल थे पार्टी में, रूल कर रहे थे, आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया। अभी इलेक्शंस अनाउंस हुए तो आप कह रहे हो कि मैं ये बनवाऊंगा, तो आप ऐसे अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो लास्ट में।
वंस इलेक्शन मतलब अनाउंस हो गए इलेक्शंस की होने वाले हैं, तो उस टाइम मिनिस्टर को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं चालू करना है। मतलब नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा है इसका मतलब कि वो नाम के लिए कर रहा है, मतलब उसको काम नहीं करना है, उसको उस टाइम पब्लिक को भटकाना है। ठीक है, सो इस तरह से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब इलेक्शंस, देखो इलेक्शंस में बहुत सारे रूल्स हैं जो कैंडिडेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाकायदा, मतलब ये नियम है, लॉ है, ये लॉज चारों फॉलो करने हैं और इलेक्शन लॉ के हिसाब से ये चारों लॉज भी फॉलो करने हैं। ठीक है, सो अब देखिए नई डेफिनेशन। नई डेफिनेशन है बैलो पेपर या बैलॉट पेपर। सो बैलॉट पेपर क्या है, देखो, अ बैलॉट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द contesting candidates along with party name and symbols are listed। बैलॉट पेपर क्या है, बैलॉट पेपर एक शीट ऑफ पेपर है। मतलब पहले, आजकल तो ईवीएम मशीन्स चली हैं, पहले बहुत पुराना जमाना था जब आपके दादा वगैरह का जमाना था, तो तब क्या था कि तब बैलॉट पेपर्स यूज होते थे। बैलॉट पेपर कैसे होते थे, एक ऐसी शीट ऑफ पेपर होता था और उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लिखे होते थे, उनकी पार्टी का नाम होता था, उनके सिंबल का नाम होता था। ठीक है, उसे बैलॉट पेपर कहा जाता है। तो उस पे उनको मतलब अंगूठा लगाना होता था। पर आजकल क्या हो गए हैं, नाउ अ डेज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। आजकल तो ईवीएम मतलब आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। सिंपली हमको जिस पार्टी को सिलेक्ट करना है उसका बटन दबा देना होता है। ठीक है, बैलॉट पेपर थोड़ी ओल्ड वाली प्रैक्टिस है, मतलब इलेक्शंस में यूज होने वाली वोटिंग की, और जो ईवीएम मशीन्स हैं वो है लेटेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, फॉल्स प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्या क्या फॉल्स मतलब क्या क्या गलत काम होते हैं इलेक्शंस के दौरान। सो पहला, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम इन द वोटर्स लिस्ट। जो पार्टीज होती हैं जीतने के लिए वो गलत गलत नाम वोटिंग लिस्ट में डलवा देती हैं ताकि वो जीत जाए। ऐसे ही जीतने के लिए वो गलत गलत नाम लिस्ट में डलवा देती हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिसर्स बाय द रूलिंग पार्टी। मतलब गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का गलत फायदा उठाया जाता है और ऑफिशियल्स का भी गलत फायदा उठाया जाता है रूलिंग पार्टी द्वारा। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। और जो बड़े बड़े रिच कैंडिडेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है पैसा यूज करती हैं, मतलब पैसा जो है पानी की तरह बहा देती हैं जीतने के लिए। ठीक है, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। इंटिमिडेशन मतलब वोटर्स को डराती है, धमकाती है या उनको ललचाती है कि हमें वोट करो। रिगिंग का मतलब क्या होता है, छेड़छाड़, वोटिंग के साथ छेड़छाड़। भाई वो वोट भाई बदल देगी या वोट अपने हक में कर लेगी। ठीक है, रिगिंग का मतलब होता है वोट्स के साथ छेड़छाड़। इलेक्शन के टाइम भाई मशीन के साथ छेड़छाड़ करेगी, सो इस तरह से उसे रिगिंग कहते हैं भाई, फॉल्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो इस तरह से जो है भाई ये सब यूज किया, फॉल्स प्रैक्टिसेस इंडिया में यूज की जाती हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। बच्चों, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जैसे कि हमारे स्कूल में सब टीचर्स के ऊपर सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर प्रिंसिपल होता है, वैसे ही वोटिंग कराते टाइम जब इलेक्शंस होते हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी बिठाई जाती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इसलिए लिखा गया है कि इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होती है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शंस कराने के लिए होती है, मतलब जब से वोटिंग लिस्ट बनती है और जब तक रिजल्ट नहीं आती है तब तक इलेक्शन कमीशन पूरी एक्टिव होती है और पूरा रोल इसका होता है। मतलब कोई पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है,
सो इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड, हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? इंडिपेंडेंट वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, मतलब हमारा इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। तो कोई पूछे हु कंडक्ट्स इलेक्शन इन आवर कंट्री, तो इलेक्शन कमीशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईसी, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब इलेक्शन कमीशन का जो मेन पर्सन होता है उसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और इस इलेक्शन कमिश्नर के पास बहुत ह्यूज पावर्स होते हैं, बहुत सारे पावर्स होते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, और ये जो कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है उसके पास भी बहुत सारे पावर होते हैं। तो कोई पूछे कि कौन कंडक्ट कराता है, तो इलेक्शन कमिश्नर। और इलेक्शन कमीशन का मेन पर्सन इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बच्चों, अब पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, उसके पावर्स क्या हैं? मतलब देखो, किसी के पावर्स होते हैं ना, जैसे मैंने अभी प्रिंसिपल का नाम लिया, तो प्रिंसिपल के पावर्स होते हैं। तो पावर्स क्या हैं भाई? टीचर्स सारी उनके अंडर होते हैं, सारे सबको उनको रिपोर्ट करना होता है, और बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। किसी बच्चे को एडमिशन देनी है, उसको सस्पेंड करना है, ठीक है। इस तरह से एक प्रिंसिपल के जैसे बहुत पावर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एक इलेक्शन कमीशन बनती है तो उसके भी बहुत सारे पावर्स होते हैं। क्या क्या पावर्स है? इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। इलेक्शन कमीशन का कब से उनका रोल चालू होता है? मैंने ये पहले भी आपसे बात बोली। इलेक्शन कमीशन का जो रोल है इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक भाई जो है इलेक्शन कमीशन डिसीजंस लेती है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। ये क्या करती है? कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ नियम, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कानूनी नियम। एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। जो पार्टी या जो कैंडिडेट ये नियम नहीं मानता है वो उसको पनिश भी कर सकती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। जब इलेक्शन पीरियड होता है, मतलब जब ये इलेक्शंस होते हैं, तो जो EC है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है, ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, मतलब वो उन्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, मतलब इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी की होती है, तो वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है कि आपको ये नियम मानने हैं, ताकि गवर्नमेंट अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करे। When on election duty, government officers work under the control of election commission. जब इलेक्शन की ड्यूटी पे बड़े बड़े ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, उन्हें काम दिया जाता है, तो उस टाइम वो ये भूल के काम करते हैं कि वो भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं, किस पार्टी के हैं। उनको इलेक्शन कमीशन के लिए ही काम करना होता है, ठीक है। तो उस टाइम मतलब इलेक्शन कमीशन किसी भी भेदभाव से ऊपर है, वो किसी पार्टी को, किसी गवर्नमेंट को, किसी को सपोर्ट नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है कि जब से वोटिंग की घोषणा हुई तब जब तक इलेक्शन का मतलब रिजल्ट नहीं आता है तब तक उसे सब कुछ करना है, ठीक है। उसके लिए प्रेसिडेंट उन्हें इलेक्ट करता है और उनके पावर्स को कोई रोक नहीं सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर ना कोई प्रेसिडेंट। उनके पावर्स ऊंचे होते हैं और इसीलिए इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो पाते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं होती तो ये फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाते, पर क्योंकि इंडिया में इलेक्शन कमीशन है तो जो है रूलिंग पार्टीज अपनी गलत काम या कोई भी पार्टी गलत काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए
जो है इलेक्शन कमीशन का पावर की वजह से जो है इलेक्शंस अच्छे से होते हैं। अब देखो हमारे इंडिया में नतीजे क्या आते हैं इलेक्शंस के, इलेक्शन आउटकम्स इन इंडिया। हमारी इंडिया में जो आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स क्या होते हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या होते हैं, इलेक्शंस आउटकम्स इन इंडिया। सो द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया। हमारी इंडिया में जो रूलिंग पार्टी है, जैसे कांग्रेस इतने सालों से पार्टी थी, तो अब देखो हर साल वो इलेक्शन हार ही रही है। तो हमारी इंडिया में आप रिजल्ट्स का कुछ फिक्स नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेसी है। तो हमारी इंडिया में रूलिंग पार्टी भी हार जाती है अचानक से। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शंस। इंडिया में आधे से ज्यादा एमपी एमएलए सिटिंग मतलब जो जीते हुए होते हैं, जो पिछली बार जीत के आते हैं, वो हार जाते हैं दूसरे टाइम। एक्सेप्ट फ्यू इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। मोस्टली जो भी इलेक्शन का फैसला होता है कोई उसको मना नहीं करता है, जो पार्टी हारती है वो खुशी खुशी मान लेती। कुछ ऐसे इलेक्शंस हुए होंगे जब भाई किसी पार्टी ने भाई मुद्दा उठाया कि नहीं कि चीटिंग हुई थी, वोट्स के साथ छेड़छाड़ हुई थी, फिर से हो। पर मोस्टली अगर कोई पार्टी हारती है तो सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट कर ही लेती है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे इंडिया में इस तरह से रिजल्ट्स आती हैं, मतलब रूलिंग पार्टीज भी हार जाती हैं, एमपीज एमएलएस जीते हुए हार जाते हैं, और जो हारी हुई पार्टी है वो मान लेती है कि भाई हाँ जो पार्टी जीतने वाली है वो सही है। मतलब हमारे ये क्या दिखा रहा है, ये रिजल्ट्स ये दिखा रही है कि इंडिया में जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर होते हैं, मतलब बिल्कुल सही होते हैं, सही ढंग से होते हैं। तभी तो रूलिंग पार्टी भी हार जाती है। जीतने वाला पावर में होगा, पावर वाला हार जा रहा है, मतलब क्या वो सही है ना, मतलब सही हुआ होगा ना, अच्छे से हुए होंगे ना इलेक्शंस, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे इलेक्शन आउटकम्स होते हैं इंडिया में। इसके बाद हमारी इंडिया में चैलेंजेस क्या हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। चैलेंजेस मतलब क्या तकलीफें आती हैं अगर कोई चैलेंज हमें बिना पार्शलिटी के और बिल्कुल ओपन इलेक्शन कराने हैं, भाई कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, कोई चीटिंग नहीं, अगर ऐसे इलेक्शंस कराने हैं तो उसमें रुकावटें क्या आती हैं, चैलेंजेस क्या हैं। सो पहला चैलेंज है हमारी इंडिया में फ्री फेयर इलेक्शंस के सामने, कैंडिडेट्स विद अ लॉट ऑफ मनी में नॉट विन बट, मतलब जो कैंडिडेट होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो शायद ना भी जीते, बट टेक अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। जिसके पास बहुत पैसा होता है, पता नहीं जीते ना जीते वो तो लास्ट की बात, पर वो पहले शुरू से ही बहुत ज्यादा हर चीज का फायदा उठाता है। छोटी छोटी पार्टीज जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है और बड़ी पार्टीज जिनके पास पैसा बहुत होता है वो छोटी पार्टीज का पूरा फायदा उठाती हैं। सेकेंड, sometimes candidates with criminal connections have been able to push others। जो कैंडिडेट्स होते हैं सपोज उनको वो किसी क्रिमिनल को जानते हैं, ठीक है, मतलब या किसी क्रिमिनल से रिलेटेड हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डरा धमका के जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको पुश करके खुद खड़े हो जाते हैं। मतलब एक अच्छा आदमी इलेक्शन खड़ा रहना चाह रहा है पर एक आदमी वो भी खड़ा रहना चाह रहा है, और वो क्या कर रहा है, अगर वो किसी से क्रिमिनल से लिंक्ड है तो वो क्रिमिनल का उसका सहारा लेके अच्छे आदमी को खिसका के खुद खड़ा हो जाएगा। सो ये भी इंडिया में एक चैलेंज है हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। Some families tend to dominate political parties। अब कुछ फैमिलीज जो होती हैं, मतलब जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी फैमिलीज चली हुई आती हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। जैसे हमारे देश में गांधी फैमिली है तो वो चली आ रही है टाइम टू टाइम, तो उनकी फैमिली में उनके लड़के ऐसे, तो सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट, तो कई फैमिलीज ही पॉलिटिकल पार्टीज को एकदम डोमिनेट करती हैं, अपना उनका एक पावर होता है। तो अगर कोई फैमिली डोमिनेट करती है तो फिर वो फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये चैलेंजेस क्या है हमारे देश के सामने, चैलेंज क्या है फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए। पहला चेंज है कि भाई
ज़्यादा पैसे वाले कम पैसे वालों को दबाते हैं। दूसरा है जो क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। तीसरा है फैमिलीज होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट करती हैं, मतलब उन पे अपना दबदबा रखती हैं। वेरी ऑफन, फोर्थ पॉइंट है, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कई बार तो ऐसे होता है इलेक्शंस में ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कुछ भाग ही नहीं लेने देते हैं, ठीक है। मतलब जो एक आम आदमी है उसका कुछ रोल ही नहीं रह जाता, जबकि इलेक्शंस होते ही पीपल के लिए हैं, पर कई बार इलेक्शंस में आम आदमी को पूछा भी नहीं जाता है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज, ठीक है। मतलब जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं उनको बहुत नुकसान होता है, वो खड़ी रहती हैं तो एक तो उनके पास पैसे की कमी होती है, लोग नहीं होते उनके पास, तो जो छोटी छोटी पार्टीज खड़ी होती हैं वो बड़ी बड़ी जो टाइकून पार्टीज हैं, जो नामचीन पार्टीज हैं, उनके सामने वो खड़ी ही नहीं रह पाती हैं। तो इस तरह से भी फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। तो ये 5 कारण हैं जो रुकावट बन रहे हैं, चैलेंज बन रहे हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के सामने। सो इस तरह से ये सारा आपका चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। भाई हमने चालू किया कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, कराता कौन है इलेक्शंस, प्रॉब्लम्स क्या हैं इलेक्शंस में, कौन अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन करने के लिए, हमारे देश में इलेक्शंस का भाई क्या महत्व है, ठीक है। सो ऑल अबाउट दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट इलेक्शन। सो अ वेरी इजी वन, चैप्टर 4 ऑफ सिविक्स वाज अ वेरी इजी चैप्टर। बच्चों अभी हम कुछ जो है वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, आपको वो आपकी नोटबुक में लिखनी है। सो ये वर्ड मीनिंग है आपकी पेज नंबर 74 पे, ठीक है। सो सबसे पहला है कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट? डिफाइन कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ डेफिनेशंस हो गई है। तो डिफाइन कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, मतलब जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, उन्हें कुछ नॉर्म्स और गाइडलाइंस मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। सेकंड, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब वोटर्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। मतलब वोटर्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? एक ज्योग्राफिकल एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के वोटर्स जो कि रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं ताकि वो आगे जा पाए, मतलब आगे वो लेजिस्लेटिव बॉडीज में जा पाए, आगे वो मतलब वो उनको लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए इलेक्ट करते हैं। सो उन वोटर्स को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा गया, मतलब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ठीक है। सो वोटर्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। इसके बाद है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट क्या है? इनकम्बेंट द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब इस टाइम जो बैठा हुआ है पोजीशन में, पावर में इस टाइम जो है, उसे कहते हैं इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर्स इन इलेक्शंस इन बिटवीन इनकम्बेंट पार्टी और कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम। इनकम्बेंट मतलब प्रेजेंट पार्टी, इस टाइम पे जो बैठी हुई है वो पार्टी। इसके बाद रिगिंग। रिगिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिगिंग का मतलब क्या होता है? सो रिगिंग का मतलब होता है फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट्स। अपने वोट्स बढ़ाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज गलत गलत काम करती हैं, सो उसे कहते हैं रिगिंग, ठीक है। सो इट फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड बाय अ पार्टी और कैन टू इंक्रीज इट्स वोट्स। अपने वोट्स बढ़ाने के लिए गलत काम करती हैं पार्टीज, उन्हें हम रिगिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज इस चैप्टर की। सो एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज है आपकी पेज 74 पे है, ठीक है। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। कह रहा है इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, इन चारों में से कौन सा फॉल्स है? सो इलेक्शंस इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शंस
गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस जज करने के लिए होते हैं। पीपल सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन से। इलेक्शंस इनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी, इलेक्शन से लोग जुडिशरी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रिफर, इलेक्शन से लोग मतलब अंदाज़ा देते हैं कि उन्हें कौन सी पॉलिसीज चलानी है। सो इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है रिलेटेड टू इलेक्शंस कंडक्शन? तो देखो, इलेक्शंस गवर्नमेंट के लिए होता है, लोग चुनते हैं। इलेक्शन से जुडिशरी का, तो ये गलत बात है, जुडिशरी का इलेक्शन से लेना देना नहीं है। पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज, मतलब लोग जब इलेक्शन में जितवाते हैं, हराते हैं किसी कैंडिडेट को, तो वो दिखा देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, सो इन चारों में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? इन चारों में से फॉल्स स्टेटमेंट है सी वाला। ठीक है, सी पे फॉल्स लिख देंगे। कह रहा है इन चारों में से कौन सा फॉल्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एमसीक्यू जैसा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजंस फॉर कंडक्ट फॉल्स, तो सी वाला, सी फॉल्स है। इन तीनों चारों में से एक चुनना है, एमसीक्यू है। ठीक है, सो सी वाला फॉल्स है, सी। विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं, इनमें से कौन सा कारण वो नहीं दिखाता है? तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल, इंडिया की इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है। इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ राइट टू वोट, हमारे पास राइट टू वोट है 18 साल के बाद। लूसिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, मतलब जो पार्टी हार जाती है उसको फैसला मानना पड़ता है। तो ये सारी तो अच्छी रीजंस हैं, इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, सही बात है। इलेक्शंस पावरफुल, इलेक्शन कमीशन पावरफुल है, 18 साल के बाद वोटिंग कर सकते हैं, और जो हारती है पार्टी वो फैसला मान लेती है। सो इनमें से कौन सी अच्छी रीज़न नहीं है कि इलेक्शंस? तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, तो इंडिया के पास ही लार्जेस्ट वोटर्स नहीं है, और भी जगहों के पास है। तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ डेमोक्रेटिक बोलने का कि हमारे पास वोटर्स बहुत हैं। वो तो चाइना में भी वोटर्स हैं, पर चाइना डेमोक्रेसी कहाँ है? ठीक है, सो ए वाला कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि इंडिया डेमोक्रेसी है वो बोलने के लिए। इंडिया डेमोक्रेसी है ये बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पावरफुल है, 18 साल से ऊपर वोट कर सकते हैं, लूसिंग पार्टीज एक्सेप्ट कर, वो अच्छी है। बाकी ये कोई रीज़न नहीं हुआ। क्वेश्चन 3 है आपका, मैच द फॉलोइंग। इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज, मतलब वोटर्स लिस्ट टाइम टू टाइम हमें अपडेट करनी पड़ती है, वोटर्स लिस्ट टाइम टू टाइम हमें इम्प्रूव करनी पड़ती है। क्यों? सो कारण है सम पीपल मे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर दे वोटेड लास्ट, कारण ये है कि भाई शायद कई लोग शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया रहने चले जाते हैं, तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें वोटर्स लिस्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, मतलब टाइम टू टाइम अपडेशन करना पड़ता है। अगर भाई शायद भाई कोई एक वोटर एक एरिया से दूसरे एरिया चला गया हो, तो अपडेट करेंगे तो उसका नाम बदल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी बोल रहा है कि भाई सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर SCs एंड STs सो दैट, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज SC ST के लिए रखी गई हैं। तो कारण क्या है? कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी SC ST के लिए इसलिए रखी गई हैं कि देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस इन आवर सोसाइटी, मतलब हर सेक्शन पूरी तरह से भाग ले पाए इलेक्शंस में, इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रखी गई हैं। एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, हर किसी को एक वोट है, मतलब हर इंसान को एक वोट है। कारण सो एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, हर किसी को एक ही वोट का अधिकार है। तो कारण ये है कि मतलब हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज करे। ठीक है, पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, जो पावर में होती है पार्टी उसको गवर्नमेंट के व्हीकल्स नहीं यूज करने होते। कारण क्या है? ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव फेयर चांस ऑफ कॉम्पीटिंग इन इलेक्शंस, तो अगर वो यूज़ करेंगी तो दूसरी पार्टीज क्या करेंगी? तो मतलब हर किसी को फेयर चांस मिले, इसलिए आप जो है गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ नहीं कर सकते हो। तो देखो ए का क्या होगा 4, बी का क्या होगा 1, सी का है आंसर 2
और डी का आंसर है 3। ठीक है, सो इस तरह से ये आपके आंसर्स हैं। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 3। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 पेज 75 पे है आपका। क्वेश्चन 4 है पेज 75 पे। सो क्या बोलता है क्वेश्चन 4? लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज मेंशन इन द चैप्टर and arrange them in a time sequence beginning with first activity and ending with the last. Some of these activities are given below. कह रहा है यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, बोल रहा है सबसे पहला क्या होता है, फिर दूसरा क्या होता है, फिर तीसरा क्या होता है, चौथा, मतलब ऐसे सीक्वेंस में बताओ कि इलेक्शन कराते हैं तो क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, अच्छा देखो पहले मैं पढ़ लेती हूँ क्या क्या होता है। देखो, रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज। इलेक्शन मैनिफेस्टोज मतलब इलेक्शन के भाई रूल्स रेगुलेशंस रिलीज करते हैं। काउंटिंग ऑफ वोट, वोट की काउंटिंग। मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट बनाना। इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन का मतलब पब्लिसिटी करना। डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर करना। कास्टिंग ऑफ वोट्स, वोट्स डालने जाना। ऑर्डर ऑफ रिपोल मतलब फिर से वोटिंग के लिए बोलना, मतलब एक बार समझो कोई प्रॉब्लम आ गई। अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करना कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं। और फाइलिंग नॉमिनेशन, इलेक्शन के लिए खड़ा रहना। सो अब इनको सीक्वेंस में करो कि भाई कैसे सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले अभी हम इसके लिए तो नोटबुक यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ अगर हम करेंगे तो यहाँ हमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होएगा। क्वेश्चन 4 के लिए हम नोटबुक यूज़ करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 लाइन वाइज लिखेंगे एक एक चीज़ की सबसे पहले क्या होता है इलेक्शन के लिए सबसे पहले। ठीक है, पेज नंबर है आपका 75। सो सबसे पहले क्या होता है इलेक्शन के में? मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट, सबसे पहले वोटर लिस्ट तैयार होती है। मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट। दूसरा, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, अनाउंस किया जाता है कि भाई इलेक्शन कब है। ठीक है, सो अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल। थर्ड, फाइलिंग नॉमिनेशन, नॉमिनेशन को मतलब जिन्हें खड़ा रहना है वो नॉमिनेशंस फाइल करते हैं, फाइलिंग नॉमिनेशन। फोर्थ, रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज, मतलब आपको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आउट करने होते हैं। रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज। फिफ्थ, इसके बाद इलेक्शन कैंपेन करना होता है। ठीक है, आपको भाई अपना प्रचार करना होता है, एडवर्टाइज करना होता है। सो इलेक्शन कैंपेन्स। इसके बाद क्या करना होता है? कास्टिंग ऑफ वोट्स, वोट्स डालना पड़ते हैं। ठीक है, कास्टिंग ऑफ वोट्स मतलब वोट्स डालने पड़ते हैं। सेवंथ, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल, फिर से अगर कुछ गलती हुई है वोट्स में तो फिर से इलेक्शंस के लिए बोला जा सकता है। सो ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल। एट्थ, काउंटिंग ऑफ कास्टिंग, वो फिर रीपोल के बाद भाई इसके बाद वोट्स की काउंटिंग होती है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ वोट्स। ये कास्टिंग ऑफ वोट्स है, वोट्स डालना। ऑर्डर ऑफ रीपोल, काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट्स को काउंट करना। और लास्ट है डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। ठीक है, जो है इलेक्शन रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना। ठीक है, सो ये सब करके आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब इलेक्शन रिलेटेड ये सारे काम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है?
Surekha is an officer in charge of ensuring free and fair elections in an assembly constituency in a state. सुरेखा जो है इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑफिसर इंचार्ज रखा है कि भाई इलेक्शन से सही से हो रहे हैं, वो देखने के लिए वो ऑफिसर है. डिस्क्राइब व्हाट शुड शी फोकस ऑन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इलेक्शन. एज अ ऑफिसर, सुरेखा अगर ऑफिसर है, इलेक्शन वालों ने उसको ऑफिसर इंचार्ज नियुक्त किया है इलेक्शंस के लिए, तो इन तीनों में उसको क्या क्या ध्यान रखना है. मतलब इलेक्शन कैंपेन, मतलब जब ये इलेक्शन की एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते हैं, मतलब ये जो प्रमोशंस करते हैं, तब सुरेखा को क्या ध्यान रखना पड़ेगा ऑफिसर के तौर पे. पोलिंग डे मतलब जिस दिन वोटिंग हो रही है तब सुरेखा को क्या ध्यान रखना पड़ेगा. काउंटिंग डे, जिस दिन वोट्स काउंट होंगे उस दिन सुरेखा को क्या ध्यान रखना पड़ेगा. तो इलेक्शन कैंपेन में सुरेखा को क्या ध्यान रखने पड़ेगा, पोलिंग डे में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, काउंटिंग डे में क्या ध्यान रखना पड़ेगा. सो उसके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे. ठीक है, सो हम इसके आंसर्स देखते हैं. सुरेखा को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आंसर इलेक्शन कैंपेन के दौरान, फॉर दिस सुरेखा शुड इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स डू नॉट ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स. उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई घूस कोई ना दे, किसी को कोई रिश्वत दे के वोट्स ना ले. कास्ट एंड रिलीजन आर नॉट यूज इन द कैंपेन. जब प्रमोशन चल रहे हैं पार्टी के तो उसमें कास्ट और रिलीजन का मुद्दा ना उठाया जाए. प्लेस ऑफ वर्शिप आर नॉट यूज फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा. उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई पूजने वाली जगहों पे कोई पार्टी अपनी जाके पब्लिसिटी ना करे. मिनिस्टर्स डू नॉट यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर देयर कैंपेन्स. और जो मिनिस्टर्स हैं वो जो हैं गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं. तो ये चारों का ध्यान रखना पड़ेगा सुरेखा को इलेक्शन के टाइम. आपको ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं आपकी नोटबुक में. अब पोलिंग डे के दौरान क्या ध्यान रखना पड़ेगा सुरेखा को. जिस दिन पोलिंग हो रही है, मतलब जिस दिन वोट डल रहे हैं, क्या ध्यान रखना पड़ेगा. शी शुड इंश्योर दैट इंसिडेंट्स ऑफ रिगिंग, मतलब रिगिंग मतलब ये जो वोट्स में 19-20 होता है, वोट्स में चीटिंग होती है, वो ना हो. डू नॉट टेक प्लेस इन एनी सर्कमस्टेंसेस. उसे ध्यान देना पड़ेगा कि शी शुड इंश्योर दैट इंसिडेंट्स ऑफ रिगिंग डू नॉट टेक प्लेस इन एनी सर्कमस्टेंसेस. मैंने इसमें बहुत कटवाया है, आंसर छोटा करा दिया. शी शुड इंश्योर दैट इंसिडेंट ऑफ रिगिंग डू नॉट टेक प्लेस इन एनी सर्कमस्टेंसेस. उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिगिंग के इंसिडेंट्स हैं, भाई जो छेड़छाड़ है वोटिंग में, वो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो. काउंटिंग डे, वोटिंग काउंट करने का दिन हो, वोट्स काउंट करने के दिन उसको क्या ख्याल रखना पड़ेगा. तो उससे ध्यान रखना पड़ेगा भाई काउंटिंग बिल्कुल सही हो. शी शुड सी टू इट दैट काउंटिंग इज डन इन अ पीसफुल वे. सब शांति से होए. ठीक है, तो मतलब इस तरह से सुरेखा को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी. क्वेश्चन 6 देखते हैं. क्वेश्चन 6 आपका क्या बोल रहा है. क्वेश्चन 6, द टेबल बिलो गिव्स द proportion ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अमंग द कैंडिडेट्स हु वन इलेक्शंस टू US Congress. Compare these to the proportion of these communities in the population of US. Based on this, would you suggest a system of reservation in the US Congress? If yes, why, and which communities? If not, why not? ठीक है. अच्छा, अब देखो यूएस में 3 कम्युनिटीज़ हैं. जैसे हमारे इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज़ है, वैसे यूएस में 3 हैं. ये यूएस का क्वेश्चन है. मतलब क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ नीचे आपको टेबल दी है. क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन 6 में हमने यहाँ आपको नीचे टेबल दी है और ये टेबल दिखा रही है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ दिखा रही है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के वोट्स दिखा रही है. द टेबल बिलो गिव्स द proportion difference among the candidates who won elections to the US Congress. यूएस कांग्रेस में जीतने वाले लोगों का टोटल दिखा रही है. सो कंपेयर दिस टू द प्रपोर्शन ऑफ दीज कम्युनिटीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द यूएस. बेस्ड ऑन वुड यू सजेस्ट अ सिस्टम, क्या यहाँ पे भी रिजर्वेशन होनी चाहिए. तो देखो अब यहाँ पे ब्लैक्स, देखो ब्लैक्स कितने हैं. ब्लैक्स मतलब हाउस, मतलब जो इलेक्शन जीते हैं तो उसमें ब्लैक सिर्फ 8 हैं. हिस्पैनिक्स कितने हैं, 5 हैं. ठीक है, और वाइट्स कितने हैं, वाइट्स 86 हैं. ठीक है. सो यूएस की पॉपुलेशन अगर 13 मानते हैं, 13 के सामने 8 हैं ब्लैक्स और 13 के सामने 5 है और वाइट्स की 70. तो आप क्लियर देख सकते हो कि ये कम है, ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स कम है. मतलब जैसे हमारे में SC ST वालों के साथ भेदभाव होता है,
वैसे ये देखो यूएस में ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स के साथ भेदभाव हो रहा है और वाइट्स वाले देखो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? आप रिजर्वेशन सजेस्ट करोगे यूएस में भी होना चाहिए इंडिया की तरह, तो यस आप करोगे। ठीक है, सो आप क्या सजेस्ट करोगे आंसर में? आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट सीट शुड बी रिजर्व इन द यूएस कांग्रेस फॉर बोथ ब्लैक्स एंड हिस्पैनिक्स, कि उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ देखो भाई अलग रिप्रेजेंटेशन कम है। ठीक है, तो इस तरह से इनके लिए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी जो वोट्स हैं वो कम है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कम है। सो आंसर सिर्फ इतना ही लिखोगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये आपको नोटबुक्स में लिखने हैं आंसर्स। क्वेश्चन 7 देखते हैं। Can we draw the following conclusions from the information given in this chapter? Give 2 facts to support your position for each of these case. क्या बोल रहा है कि क्या आप चैप्टर के हिसाब से ये जो हमने चार पॉइंट्स लिखे हैं चैप्टर के हिसाब से, तो क्या ये सही है? अगर कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस, गिव 2 facts to support your position for these. सो आप दो कारण लिखो इसको सपोर्ट करने के लिए। सो ए बोल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इनफ पावर्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अ कंट्री। क्या बोल रहा है कि क्या इंडिया की इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स नहीं है फ्री फेयर इलेक्शन कराने के? सो ये गलत बात है। नो, आंसर क्या है? नो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इलेक्शन पावर्स। जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसके पास तो बहुत सारे पावर्स हैं अच्छे से इलेक्शन कराने के। सो नो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है, सो दो कारण दो, ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए दो कारण दो। सो पहला कारण, फर्स्ट कारण है इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। वो मतलब नीति नियम जाहिर करती है, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। और दूसरा कारण क्या है? सेकंड है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ठीक है, वो गवर्नमेंट को ऑर्डर भी देती है भाई फॉलो करने के लिए इलेक्शंस के दौरान। ठीक है, सो ये बोल रहा है इलेक्शन कमीशन पावरफुल नहीं है, तो नो, वो पावरफुल है। और दो स्टेटमेंट दो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। पहला स्टेटमेंट इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरा है इट ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ठीक है, अब बी वाला देखो, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शंस में। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। तो यस, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस इन आवर कंट्री हैज़ बीन राइजिंग। तो हाँ, होता है। पॉपुलर मतलब लोग बहुत ज़्यादा अब लोग हैं, अब क्या करने लगे हैं, लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं इलेक्शंस में। सो मतलब इसके भी दो कारण दो। सो सबसे पहला कारण, ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन अ कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब जो 1/3 वोटर्स थे वो लोग इलेक्शन कैंपेनिंग भी कर रहे थे। और 1 out of every इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर 7 लोग वोट करने आते हैं उसमें से एक वोटर तो ज़रूर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि भाई पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यस, कर रहे हैं। तो दो कारण, पहला कारण है 2004 से 1/3 जो 1/3 वोटर्स हैं वो अब इलेक्शंस में भी भाग लेते हैं, कैंपेनिंग में भी भाग लेते हैं। और 7 में से 1 वोटर तो किसी न किसी पार्टी का ही होता है, इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं इलेक्शंस। सी है हमारा, सी पूछ रहा है क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन इलेक्शन। क्या जो पार्टी पावर में है, जो पार्टी जीती है गई बारी, क्या इस बारी उसका जीतना इजी है? क्या वो आराम से जीत पाएगी इस बारी? सो आंसर है नहीं, नो, इट इज़ नॉट ईजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन इलेक्शन। नहीं, वो नहीं जीत सकती है। क्यों? सो ये
हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, हमारे इंडिया में तो पार्टी हार जाती हैं मोस्टली। सो पहला कारण है द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो पावर में होती हैं, वो अक्सर हार जाती हैं। सेकंड है इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 15 years द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। अगर आप पिछले 15 साल का आप निकाल के देख लो टोटल, तो हर 3 में से 2 इलेक्शंस तो रूलिंग पार्टी हारी है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रूलिंग पार्टी मतलब पार्टी पावर में है तो वही जीतेगी, नहीं। इंडिया का ऐसा रहा है रिकॉर्ड कि वही पार्टीज एक्चुअली हार जाती हैं। अब डी क्वेश्चन पूछ रहा है, डी वाला। सो डी में क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है मैनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक अवर इलेक्शंस कंप्लीटली फ्री एंड फेयर। हमारे इलेक्शंस अच्छे से हों, अभी भी हमें और भी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, यस। रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक अवर इलेक्शंस कंप्लीटली फ्री एंड फेयर। हमारे देश में ज़रूरत है चेंजेस लाने की, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाने की, कि हमारे इलेक्शंस एकदम सही से हों, ठीक है। सो क्यों? तो 2 कारण कि कई बारी जो बहुत पैसे वाले पार्टीज होती हैं, इट इज़ ऑफन सीन। पहला कारण क्या है? इट इज़ ऑफन सीन दैट कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties। भाई जो पैसे वाले होते हैं वो अपनी धाक जमाते, भले जीतते नहीं हैं, पर जो छोटी पार्टीज होती हैं उनको हैरान करते हैं। सेकंड, in some parts of the country candidates with criminal connections have been able to push others out of electoral race। जो क्रिमिनल रिलेटेड लोग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको खसका देते हैं। तो ये 2 कारण हैं जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई यस, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे इलेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ये सब आपको लिखने हैं, मैं छोटे छोटे करा रही हूँ, सब आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? चिन्नप्पा वॉज कन्विंस्ड फॉर टॉर्चरिंग हिज वाइफ फॉर डाउरी। सतबीर वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। द कोर्ट डिड नॉट अलाउ आइदर ऑफ देम टू कंटेस्ट इलेक्शन। डज दिस डिसीजन गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। देखो, अब एक चिन्नप्पा था, चिन्नप्पा अपनी वाइफ को मारता था डाउरी के लिए, ठीक है। डाउरी का मतलब होता है दहेज के लिए। एक चिन्नप्पा करके आदमी था, वो अपनी वाइफ को डाउरी के लिए मारता था। दूसरा एक सतबीर करके आदमी था, वो छूअछूत मानता था, अनटचेबली मानता था। फिर जब इलेक्शन का टाइम आया तो इन दोनों ने फॉर्म भरा, नॉमिनेशन फाइल किया, उनको इलेक्शन लड़ने थे, पर उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, कॉन्टेस्ट करने नहीं दिया गया। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। भले डेमोक्रेसी है पर हम गलत लोगों को फाइल नहीं करने देंगे। तो कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। द कोर्ट डिसीजन इज राइट, ये दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोथ चिन्नप्पा एंड सतबीर हैव कमिटेड ऑफेंसेस। दोनों ने गुनाह किए हैं। चिन्नप्पा ने डाउरी मांगी अपनी वाइफ से और सतबीर भेदभाव, अनटचेबिलिटी प्रमोट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को बिल्कुल इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन 9 है, Here are some reports of electoral malpractices from different parts of the world. Is there anything that these countries can learn from India to improve their election? What would you suggest in each case? यहाँ 3 कंट्रीज हैं। पहली कंट्री है नाइजीरिया, दूसरी कंट्री है फिजी, और तीसरी में कंट्री दी हुई है US, ठीक है। सो इन तीनों कंट्रीज में इलेक्शंस में जो होता है बहुत ज़्यादा धांधली होती है, मतलब माल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इंडिया क्या सीख सकती, इंडिया से ये कंट्रीज क्या सीख सकती हैं? पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एन इलेक्शन इन नाइजीरिया द ऑफिसर ऑफ काउंटिंग वॉज डेलिबरेट इंक्रीज द वोट्स ऑफ वन एंड डिक्लेयर्ड हिम इलेक्टेड। द कोर्ट लेटर फाउंड आउट दैट मोर देन 5 लाख वोट कास्ट फॉर वन कैन वर काउंटेड इन फेवर ऑफ अनदर। नाइजीरिया में एक ऐसा किस्सा हुआ कि भाई जो ऑफिसर था उसने क्या किया, एक पार्टी के जो वोट्स थे, एक जने को 5 लाख वोट्स मिले थे, उसने उसके 5 लाख वोट सीधा दूसरे में डाल दिए। नाइजीरिया में ऐसे हुआ। दूसरा है
फिजी भी एक कंट्री है। फिजी में इलेक्शंस होने से पहले एक पैम्पलेट डाला गया, पैम्पलेट बांटा गया सारे वोटर्स को कि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर को वोट ना करे। महेंद्र चौधरी नाम था प्राइम मिनिस्टर का। सो अगर वो उसे वोट ना करें, अगर वो लोग इस प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगे, पिछले प्राइम मिनिस्टर को, तो खून की नदियां बह जाएंगी। क्यों वो कह रहे थे वोटिंग ना करें? क्योंकि वो जो ये फिजी में जो प्राइम मिनिस्टर की वो उसमें खड़ा हुआ था कंटेस्ट करने इलेक्शन, वो इंडियन था, मतलब इंडियन ओरिजिन का था, जो फिजी में रहता था। तो इंडियंस को धमकाया गया था कि आप अपने इंडियन वाले को वोट ना करो, खुली धमकी दी गई थी फिजी में। यूएस में ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग। यूएस में इतने सारे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी इतने सारे स्टेट्स हैं, तो यूएस में हर स्टेट में अलग मेथड होता है वोटिंग का। और authorities in the state of Florida took many controversial that favored Mr. Bush in the presidential elections in 2000, but no one could change those decisions. मतलब यूएस में क्या होता है, हर स्टेट अपने हिसाब से इलेक्शन कराता है, जिसको जैसे कराना है वो कराए, मतलब कुछ फिक्स रूल नहीं होता है। तो इसी का ही फ़ायदा जो मिस्टर बुश था जॉर्ज C.W. बुश, जो जॉर्ज बुश था, उसने ये फ़ायदा उठाया 2000 में। 2000 में वो उसने फ्लोरिडा जो कि यूएस में है, उसमें उसने बहुत ज़्यादा धांधली की, मतलब, और वो जीत गया। पर क्योंकि उनका रूल ही ऐसा है कि हर स्टेट अपने हिसाब से करता है, तो उससे मतलब ये तीनों देशों में देखो इलेक्शन के दौरान प्रॉब्लम हुई है। तो वो इंडिया से ये लोग क्या सीख ले सकते हैं, ये तीनों देश हमारे इंडिया से क्या सीख ले सकते हैं। पहले है नाइजीरिया में क्या था, नाइजीरिया में एक ऑफिसर है जिसने 5 लाख वोट्स एक कैंडिडेट को दिलवा दिए। तो वो क्या है, ऐसे केस में क्या होना चाहिए, in India, in this case election should be declared null and void and repoll should be arranged in that constituency। अगर एक ऑफिसर ने इतनी चीटिंग की है तो उस इलेक्शन को null and void मतलब रद्द किया जाए, मतलब वो इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाए और उसकी जगह नई रीपोलिंग बोली जाए। हमारी इंडिया में तो ऐसा ही होता है, ठीक है, इट हैपन्स लाइक दिस इन इंडिया, ठीक है। फिर नाइजीरिया को सीखना चाहिए, नाइजीरिया शुड लर्न फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव इट्स इलेक्शन। नाइजीरिया को हमारी इंडिया से सीख लेनी चाहिए, इंडिया से, ठीक है, कि इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं। फिर बी में देखो, बी में था कि भाई फिजी में बोला गया इंडियंस को कि आप इंडियन को वोट नहीं करो वरना हम मार देंगे। तो ये एक माल प्रैक्टिस है। इट इज़ डेफिनेटली एन इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस टू इशू सच अ पैम्पलेट। आप ऐसा पैम्पलेट डाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ सच पैम्पलेट शुड बी स्टॉप्ड। ऐसे पैम्पलेट्स बांटे नहीं जाने चाहिए। हमारी इंडिया में तो क्या है, हमारी इंडिया में इलेक्शन कमीशन होती है। फिजी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया टू अवॉइड सच अ सिचुएशन। मतलब फिजी को इंडिया से सीखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड, क्योंकि हमारी इलेक्शन कमीशन पहले ही बोल देती है कि आप ऐसा कुछ बंटवा नहीं सकते हो, अपनी रिलीजन दिखाता है, किसी रिलीजन के बेसिस पे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर बोला है। सी देखो, सी वाला है यूएस में, फ्लोरिडा में, जहाँ पे बुश जीत गया। हमारी इंडिया में ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी इंडिया में हमारी इंडिया में हर स्टेट को नहीं है, मतलब सबको इलेक्शन कमीशन का मानना पड़ता है। इन इंडिया, हमारी इंडिया में कभी ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं सकती। सच अ सिचुएशन कैन नॉट अराइज बिकॉज दी स्टेट्स हियर आर नॉट ऑथोराइज टू मेक देयर ओन लॉज। हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लॉ नहीं बनाते हैं। द यूएस शुड डू द सेम, इसलिए यूएस को भी यही करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। Here are some reports of malpractices in Indian elections. Identify what the problem in each case is. What should be done to correct such situation. यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस, इंडिया में इलेक्शन हुए और वहाँ पे धांधली हुई, माल प्रैक्टिसेस हुई। बताओ क्या प्रॉब्लम हुई होगी हर केस में।
और क्या करना चाहिए इसको सुधारने के लिए, ठीक है। सो ए, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस द मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रीओपन क्लोज्ड शुगर मिल। जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ ना, एक मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि मैं शुगर मिल खुलवा दूंगा जो बंद हुई है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। आप नई चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते हो इलेक्शंस अनाउंसमेंट के बाद। बी, opposition parties allege that their statements and campaigns was not given due attention in दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, मतलब जो रूलिंग पार्टी के सामने जो खड़ी हुई हैं, वो पार्टीज़ कह रही हैं कि उन्होंने जो प्रमोशन किए थे वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो वाले दिखाई नहीं रहे थे, वो खाली जो रूलिंग पार्टी है उसी का ही सब कुछ दिखा रहे थे। तो ये भी गलत है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में हर किसी को हमें दिखाना पड़ता है। An inquiry by the Election Commission showed that electoral rolls of a state contain name of 20 lakh fake voters। जब इलेक्शन कमीशन ने एक इंक्वायरी बिठाई तो उसने देखा कि 20 लाख फेक वोटर्स के नाम हैं। मतलब एक स्टेट में इतने लोग भी नहीं हैं पर 20 लाख एक्स्ट्रा नाम लिख दिए गए हैं, वो लोग हैं ही नहीं। डी, द हुडलूम्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वर मूविंग विद गन्स physically preventing supporters of other political parties to meet the voters and attacking meetings of other parties। हुडलूम्स मतलब गुंडे। एक पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे बंदूकों से घूम रहे थे, बंदूकों के साथ, और वो मार रहे थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को ताकि वो वोटर्स से बात करने ना जा पाएँ, और वो मीटिंग भी नहीं करने दे रहे थे। तो इन चारों कंडीशंस में क्या करना चाहिए हमको इंडिया में? पहली कंडीशन है कि एक मिनिस्टर ने भाई बोला कि मैं शुगर मिल खुलवा दूंगा। हमारे इंडिया में रूल है कि भाई इफ़ पॉलिसी डिसीजंस कैन नॉट बी मेड आफ्टर द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, आप नए पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते हो, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द मिनिस्टर्स डज सो, ही शी इज़ रॉन्ग एंड शुड बी स्टॉप्ड। अगर कोई नया डिसीजन ले रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा। इसके बाद है कि भाई एक पार्टी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो वाले उस पार्टी को दिखाई नहीं रहे हैं। ऑल द पार्टी शुड बी गिवन एम्पल टाइम, मतलब हर किसी को अपने व्यूज़ ओपिनियंस दिखाने का पूरा हक है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे। इसके बाद है द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द स्टेट शुड बी अटेंटिवली। अच्छा, एक पाया गया कि एक स्टेट में फेक वोटर्स हैं, द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द स्टेट शुड बी अटेंटिवली रिवाइज्ड। तो उसको फिर से देखना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अभी एक पार्टी के गुंडे घूम रहे हैं, तो उसका आंसर क्या है? दीज हुडलूम्स शुड बी कॉट एंड सेंट टू जेल, उन्हें जेल भिजवा देना चाहिए। तो ये 4 आंसर आप लिख सकते हो उनके क्वेश्चंस के सामने। लास्ट क्वेश्चन है, रमेश वॉज नॉट इन क्लास वेन दिस चैप्टर वॉज बींग taught. He came the next day and repeated what he had heard from his father. Can you tell Ramesh what is wrong with these statements? Women always cast the way men tell them to, so what is the point of giving them right to vote? Party politics create tension in society. Elections should be decided by consequences, not by competition. Only graduates should be allowed to stand as candidates for elections. देखो, रमेश करके लड़का था, जब ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर चल रहा था क्लास में तो वो एब्सेंट था उस दिन। तो उसको ये चैप्टर उसके पापा ने पढ़ाया और उसके पापा ने उसको ये 3 पॉइंट्स बताई। अब आप बताओ कि ये 3 पॉइंट्स जो रमेश ने सुनी अपने पापा से, क्या गलत है इन पॉइंट्स में? पहली पॉइंट है कि औरतें वैसे भी मर्दों से सुन के ही तो वोट देती हैं, तो औरतें वोट क्यों देती हैं? इसके पापा ने इसमें क्या गलत बोला? तो टाइम हैज़ चेंज्ड नाउ, अभी टाइम बदला है। अभी आजकल औरतें इंडिपेंडेंट हैं वोट देने के लिए। मोस्ट ऑफ द वुमेन नाउ कास्ट देयर वोट्स इंडिपेंडेंटली। आजकल औरतें खुद अपने पति से पूछ के वोटिंग नहीं करती हैं। अगर मेरा पति भाजपा को वोट करता है तो मैं कांग्रेस को, आपको, मैं किसी को भी वोट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। आज टाइम बदल रहा है। तो ये रमेश जो ए पॉइंट बोल रहे, इसके पापा ने जो ए पॉइंट सिखाई है वो गलत सिखाई है। बी, पार्टी पॉलिटिक्स क्रिएट्स टेंशन इन सोसाइटी। इलेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंसेज नॉट बाय कंपटीशन। जो पार्टी पॉलिटिक्स है इससे सोसाइटी में बहुत तकलीफ होती है, तो इसलिए इलेक्शंस में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। जो रिजल्ट हो उसके हिसाब से इलेक्शंस कर देने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा रमेश का पापा सही है। क्यों? क्योंकि अगर पर ये बोल रहा है कहीं पे सही है,
पर हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी गलती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी टू हैव कंसेंसस ऑन इलेक्शन। मतलब हमारी इंडिया इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, मतलब आप इलेक्शंस के लिए बोल ही नहीं सकते हो, इलेक्शंस के अलावा कोई चारा ही नहीं है। सो सी ओनली ग्रेजुएट शुड बी अलाउड टू स्टैंड एज कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस। उसका पापा बोल रहा है कि इलेक्शंस लड़ने के लिए खाली पढ़े लिखे लोगों को ही खड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब जो हमारा पीपल, हम जो कहते हैं हम पीपल के हिसाब से चलते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। सो इन अवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम कहेंगे भाई हाईली एजुकेटेड ही इलेक्शन में खड़ा रहे, तो ये हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है। मतलब हम जो डेमोक्रेसी बोलते हैं वो खिलाफ है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को इक्वल चांस मिलना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर यहीं एंड होता है। Do each and everything very properly, write all the question answers very properly of these exercises. I have given you points, write them too. Write the objectives in your textbook, write the definitions in your notebook, and write these question answers in your notebook, ठीक है। Do each and everything very properly and send it to me on WhatsApp. चलें, thank you.